जो अभी हम लोग उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर है। इनसे संपूर्ण जानकारी लिया जाएगा कि अभ्यर्थी का जो लगातार आवाज उठाते हैं। आप देखते होइएगा बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ तो सबसे पहले आवाज उठाए, बीएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आउट हुआ तो सबसे पहले आवाज उठाए, यानी कि पूरा जीवन शादी नहीं किए हैं, अभ्यर्थियों में लगा दिए हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद, थैंक्स और सर। सर एक बात बताइए, लगातार आज भी न्यूज में देखे होगा, पेपर में देखे होगा, अभी वर्तमान समय में जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने बोला है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। यह कितना आपको सार्थक लग रहा है? अब देखिए क्या है कि नेताओं की विश्वसनीयता इतनी घट गई है जी कि अब जब तक वो दे नहीं देते लोगों को जी। नौकरी, तब तक तो मैं संदेह की निगाह से ही देखूंगा। सर देख रहे हैं 2700, 2800, 2100, 2000, 1500 सीट दिया जाता है, उसमें प्रश्न पत्र आउट हो जाता है। बच्चे अपना लगातार गुहार लेकर जाते हैं कि सर सुन लिया जाए, उस पर नहीं सुना जाता है। क्या सर आपके समय में भी ऐसा होता था? नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन मतलब बिहार की स्थिति और बिगड़ती जा रही है और अब तो कुछ सालों से लग रहा है एकदम शैक्षणिक अराजकता जो है वो चरम पर है। जी अभी आपने कहा कि पेपर लीक करता है, ये आपको याद होगा पिछला जो साल गुजरा है 2022, वो जी अभ्यर्थियों के लिए कितना बुरा साल गुजरा जी है। अब बिहार के संदर्भ में देखें तो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी 67वीं संयुक्त परीक्षा, उसके पीटी का पेपर लीक हो गया था 8 मई को। जी फिर बहुत हंगामा हुआ, वो पेपर फिर रद्द हुआ। फिर जो बीएसएससी की परीक्षा हुई, कर्मचारी चयन आयोग की जी परीक्षा, सचिवालय सहायक वाली, उसकी प्रथम पाली का पेपर रद्द हो गया। जी चर्चा तो ये भी है कि बाकी जो 2 पालियों की परीक्षा हुई थी, उसके भी पेपर लीक हुए हैं। जी उसमें भी बीएसएससी ने लोगों से सबूत माँगे थे, लेकिन सबूतों की क्या समीक्षा की गई किसी को पता नहीं है। फिर पिछले साल जो केंद्रीय वाली परीक्षा हुई थी रेलवे की, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा, उसमें रिजल्ट में इतनी धांधली हुई थी कि उसमें हज़ारों अभ्यर्थी सड़क पर निकल गए थे। तो संक्षेप में ये देखिए कि शैक्षणिक अराजकता है सिर्फ़ बिहार के ही स्तर पर नहीं, मैं तो कहूँगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के भविष्य के साथ मतलब खुल्लम-खुल्ला खिलवाड़ हो रहा है और कोई परीक्षा ईमानदारी से नहीं ली जा रही है। इसलिए तेजस्वी जी ने यदि कहा कि 10 लाख लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन देंगे तब ना। अब पटना में गर्दनीबाग में देखिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, महीनों से बैठे हुए हैं जी। आंदोलन पर, लेकिन 7वीं चरण की अधिसूचना तो नहीं जारी हो रही है। जबकि जो शिक्षा मंत्रालय है, वो तो आरजेडी के कोटे से ही है, राजद के ही व्यक्ति शिक्षा जी मंत्री जी। हैं। तो 7वीं चंद्रशेखर जी हैं। हाँ, चंद्रशेखर जी हैं। तो ठीक है, रामचरितमानस पर जो उनको बोलना है बोलें, लेकिन कम से कम शिक्षकों का जो 7वीं चरण की अधिसूचना है, वो भी तो निकलनी चाहिए। जी। सर एक प्रश्न है, विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, और 8वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया। और आपसे सर बताएं, कोई ऐसा आयोग नहीं है, वो बीपीएससी आयोग हो या बीएसएससी सीजीएल हो या बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो या बहुत सारे आयोग हैं, वह उनके शासन काल में जब से वह बैठे हैं 8 बार शुद्ध से एग्जाम भी नहीं लिया हुआ। सर इसको क्या कहा जाएगा कि वो बोलते हैं सुशासन की सरकार है लेकिन अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाते हैं? अब मैं क्या कहूँ पलटू राम पर, देखिए 8वीं बार वो शपथ लें, 9वीं बार लें, कितनी बार भी शपथ ले लें, लेकिन क्या है, पलटी मार-मार के आपने राजनीतिक उसूलों को तो बेच दिया है, जी जी सिद्धांतों की आपने तिलांजलि दे दी है। 6 महीना लालू के साथ रह के, 6 महीने भाजपा के साथ रह के, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि पलटी मार-मार के कुर्सी से चिपके रहना है। युवा पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्या बिहार की स्थिति हो गई है, अभी शैक्षणिक अराजकता की मैं बात कर रहा था, दर्शकों को याद होगा 5-6 साल पहले बिहार में इंटर की परीक्षा हुई। जी उसमें एक लड़की टॉप कर गई पॉलिटिकल साइंस में और उसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो टॉपर का जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जी। जाता है। बताइए। हाजीपुर की लड़की। रूबी राय नाम जी था। जी अब पूरे हिंदुस्तान में बिहार की इज़्ज़त नीलाम हो गई, है ना? कि बिहार में टॉपर कहती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। और ये पलटू राम मतलब आप मुँह मतलब कहते हैं ना मुँह मियाँ मिट्ठू होते हैं, जी। कि नहीं हमने तो सुशासन ला दिया है, तो बिहार बदल गया है, तो ये है, वो है, क्या बिहार बदला है? शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में यदि कुछ काम नहीं हुआ है, अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, तो फिर क्या बिहार बदला है? जी। सर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए, चूंकि बहुत अच्छा आपका कार्यकाल रहा, इसमें यदि शिक्षा में मूलभूत सुधार किया जाए बिहार में, तो किन किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए? देखिए, शिक्षा तो कई स्तर की होती है, कुछ उच्च शिक्षा है, कुछ मतलब माध्यमिक शिक्षा है, जी प्राथमिक प्रारंभिक जी प्राथमिक शिक्षा है। तो प्राथमिक शिक्षा में तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि स्कूलों में शिक्षक आएँ, समय पर आएँ, उन और
उनका जो चयन हो सरकारी शिक्षकों का, अब तो कई बार ऐसे-ऐसे वीडियो आते हैं कि आदमी सर पीट लेता है। मतलब मास्टर साहब को सही स्पेलिंग नहीं आ रही है। जो शिक्षकों का चयन हुआ है, उसमें बहुत सारे अयोग्य लोग शिक्षक बन गए हैं, जबकि ये इतना मतलब महत्वपूर्ण पद पेशा है। है। जी, मतलब आज भी मैं याद करता हूँ अपने बचपन के शिक्षकों को इज़्ज़त के साथ, आदर के साथ याद करता हूँ, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उनको ईमानदारी से लेना चाहिए। ये एक संदेश चला गया है लोगों में कि सब कुछ सेटिंग से होता है, सब कुछ पिछले दरवाजे से हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। बहुत हद तक ये बात सही भी है, शिक्षा माफिया हावी हो गया है। तो इसमें तो समझिए एक आमूल-चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। सर जी। आप आवाज उठाते हैं, बहुत सारा बातों पर ध्यान दिया जाता है, बहुत सारा बिहार में परिवर्तन भी हुआ है। एक अभ्यर्थी का लगातार डिमांड है कि जिस तरीका से उतनी बड़ी जनसंख्या में चुनाव कराया जाता है और चुनाव का ससमय रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, उसमें यह भी दिया जाता है कि अमुक तारीख को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन क्यों ना कोई भी आयोग हो, वह 10 ही सीट क्यों ना हो, साल में कम से कम एक फिक्स डेट दे देता कि अमुक तारीख को हम एग्जाम लेंगे और वैकेंसी देंगे, ये सब देंगे। सर उतना लोग बैठे हुए हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, कैलेंडर नहीं बन पाता है, सही से एग्जाम नहीं हो पाता है, इसको सर क्या कहिएगा? वही है ना, ये कार्य संस्कृति खत्म हो गई है। संस्कृति खत्म। ये जो कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर जो एक होता है, वो जी, खत्म हो गए है बिहार में। अब जैसे यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो जी, तो पूरे भारतवर्ष की परीक्षा लेता है। जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की परीक्षा लेता है। जी, उस पर तो ज़्यादा लोड है ना? इसके बावजूद उसका रिज़ल्ट ज़्यादा सही समय पर निकलता है। जी, इनकी तरफ बैकलॉग नहीं चलता है जी। कि किसी में रिक्ति अभी कर्मचारी चयन आयोग में शायद 8 बरस के बाद 8 रिक्ति वर्ष के बाद, 8 बरस 14 के के बाद बाद। रिक्ति हुई, 14 के बाद रिक्ति अभी हुई है। इंटर में 14 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी ही नहीं कोई निकली। वैकेंसी नहीं निकली है। तो इसका मतलब कि जो देखिए एक तो हो गया है कि आयोग में लोग रिटायर्ड लोग जाते हैं, तो इस एक तरह का हो गया है कि भाई जब तक सेवा में रहो, मुख्यमंत्री को मक्खन लगाओ, तो उसके बाद रिटायर होने के बाद आयोग का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो इस तरह का जो एक इनाम देने वाली बात हो गई है, तो लोग एक तरह से उसमें अपना रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करने आते हैं। उनको कोई मतलब उनका अपना करियर तो ठीक से खत्म हो गया है और उनको युवाओं के करियर से कोई मतलब नहीं। और जो एक कार्य और कुछ लोग हैं एकदम मठाधीश की तरह जम जाते हैं। अब बीपीएससी में ही कुछ लोग अभी हटाए गए हैं। वो इतने बरस से था, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, ये मठाधीश अब क्या बने हुए हैं, समय पर स्थानांतरण होना चाहिए। तो इस तरह आयोगों का काम-काज जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, मुख्यमंत्री की भी इच्छा शक्ति नहीं है, वो भी जब तक कुर्सी से चिपके हुए हैं बहुत अच्छा है। तो संक्षेप में मैं कहूँगा कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। जी। सर आप प्रशासनिक सेवा में रहे, बहुत अच्छा काम किए। सर एक प्रश्न आपसे रहेगा, अभ्यर्थी के मन में ये सवाल होता है, जी। कई सारे अभ्यर्थी यदि किसी आंदोलन में जाते हैं, अपने डिमांड को लेकर जाते हैं, उन पर एफआईआर कर दिया जाता है। जी। तो बच्चे डरते रहते हैं कि क्या हमको सरकारी जॉब में इससे समस्या होगा क्या? देखिए, कुछ हद तक तो समस्या हो सकती है क्योंकि सरकारी नौकरी जो होती है तो उसमें पुलिस का सत्यापन होता है, जी, पुलिस वेरिफ़िकेशन होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, यदि बहुत सामान्य धारा है, ये बहुत है, तो वो कोई गंभीर नहीं होता है। मैं बार-बार कहता हूँ अभ्यर्थियों से कि देखिए विरोध प्रदर्शन गलत नहीं है, लेकिन हमेशा शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, है ना? हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाना है, तोड़-फोड़ और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। अभ्यर्थियों को भी चाहिए कि वो शांतिपूर्ण विरोध करें। शांतिपूर्ण विरोध में तो एफआईआर की संभावना यूँ ही घट जाती है जी। और यदि एफआईआर होता भी है तो उसमें कोई गंभीर धाराएँ नहीं लगती हैं, उसमें ज़मानतीय धाराएँ लगती हैं, बेलेबल सेक्शन लगता है, तो वो उतना उनके भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा। जी। सर बच्चे जब जाते हैं अपने डिमांड को लेकर और डिमांड अपना मांग करते हैं, तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया जी। जाता है। तो क्या ऐसा प्रोसेस है कि डायरेक्ट लाठी चार्ज किया जाए या इससे पहले क्या-क्या प्रक्रिया होता है? सर चूँकि आपको बहुत इसमें नॉलेज है इसलिए। नहीं, नहीं, ये डायरेक्ट लाठीचार्ज की बात तो बिल्कुल गलत है। बिहार में देखिए, हो जाता है। अब बिहार में तो क्या नहीं होता, यहाँ तो मैंने कहा ना कि कंप्लीट अराजकता है। देखिए, हम लोगों ने पूरी आईपीएस की ट्रेनिंग की थी और बाकी लोग भी करते हैं, उसमें यही समझाया जाता है न्यूनतम बल प्रयोग, जी, है ना? यही मंत्र रहता है पुलिस वालों के लिए, न्यूनतम बल प्रयोग, मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स। जी, क्योंकि हम लोग युद्ध के मोर्चा पर नहीं है, हम लोग को यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जी, पुलिस अपने ही देश में अपने ही नागरिकों से निपट रही है। तो इसलिए उसमें तो पुलिस का काम संयम रखना है जी, और ये भी सीधे लाठीचार्ज की बात भी कहीं नहीं है। जी, सबसे पहले तो उसमें लोगों को चेतावनी दी जाती है, मतलब तितर-बितर होने के लिए चेतावनी दी जाती है। चेतावनी से भी यदि लोग नहीं मानते हैं, तब लाठीचार्ज के पहले का स्टेप है आंसू गैस, जी। टियर गैस, उसके बाद लाठीचार्ज है। अंतिम स्टेप है। उसके बाद फिर मतलब गोलीबारी भी है। लेकिन ये सब बिल्कुल अंतिम स्टेज है। लेकिन बिहार में तो मुझे क्या लगता है कि हाथ में खुजली होती है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, डाकबंगला चौक का एक वीडियो। जी, झंडा लेकर हाँ, कोई एडीएम साहब का वीडियो था, इस तरह से कूट रहे थे, लग रहा था कि एकदम उन पर आतंकवादी आ गया। हाँ, खून सवार हो गया है। अरे क्या खून सवार, बड़े-बड़े माफिया के सामने तो आप पूँछ हिला रहे हैं।
और जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहा है हाथ में तिरंगा लिए हुए उसको एकदम लाठियों से कूट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं का लोग फ्रस्ट्रेशन पुलिस वाले हों या प्रशासन वाले हों, वो अभ्यर्थियों पर निकालने लगते हैं। कोई पुलिस वाला मान लीजिए वाइफ से घर में मार खा के आया हो, तो हो सकता है ज़्यादा लाठियाँ चला दे। तो इस तरह की बातें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के मतलब मनोविज्ञान से संबंधित होती है। जी। सर अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा जो अभ्यर्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिए? अब संदेश तो यही दूँगा कि देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है जी। ना? शॉर्टकट कुछ नहीं है और दिनों-दिन कॉम्पिटिशन जो है वो पहले से कठिन होता जा रहा है। जी। इसलिए जो भी तैयारी करें वो गहराई से तैयारी करें, है ना? गहराई में जाके करें। ऐसे तो बहुत सारे कोचिंग आजकल तो देखिए कुकुरमुत्तों की तरह हर गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और सबका दावा यही रहता है कि हम आपको ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा कोचिंग मुझे लगता है पटना में करोड़ों रुपए का मतलब हाँ, बिज़नेस होगा। बिज़नेस बन गया है कोचिंग। तो बहुत सारे सब्ज़-बाग भी दिखाए जाते हैं कि ये होगा, वो होगा, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े और मैंने तो खुद कहीं से कोचिंग नहीं की थी, पूरा स्वाध्याय किया था, सेल्फ स्टडी किया था, गहराई से पढ़े और अब तो देखिए ऐसा है कि अब अभी के जो लड़के-लड़कियाँ हैं, वो नेट वाले युग में रह रहे हैं, इंटरनेट युग में रह रहे हैं। आपके पास गूगल है, विकिपीडिया है, जब हम लोग स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने गूगल का नाम भी नहीं सुना था, विकिपीडिया का नाम नहीं सुना था। तो उस हिसाब से तो बहुत तरह से आपको नॉलेज जो है, वो आपकी मुट्ठी में आ गया है। जी। सर जब आप शुरुआत सेल्फ स्टडी से किए थे तो क्या एनसीईआरटी से शुरुआत किए थे? क्योंकि देखिए अभी बच्चे में बहुत क्रेज बन चुका नहीं, नहीं एनसीईआरटी का क्रेज़ तो हमेशा से था, है। हम जी। लोग के ज़माने में भी था और एनसीईआरटी की पुस्तकें जो होती है वो मतलब जिसको कह सकते हैं कि फाउंडेशन उसका बहुत अच्छा फाउंडेशन देती है। जी। यदि आप 10th लेवल पर एनसीईआर और स्टैंडर्ड की किताबें रहती हैं, एनसीईआरटी की क्योंकि उसको बनाने में बहुत मतलब विद्वानों का हाथ रहता है। तो एक फाउंडेशन के लिए आगे की तो आपको बड़ी-बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी लेकिन एक फाउंडेशन के रूप में, एक बुनियाद के रूप में एनसीईआरटी आपको बहुत पुख्ता बुनियाद देती है। जी। सर आप 94 में ज्वाइन किए, ठीक है? रिटायर कब हुए सर? हाँ, उसकी भी एक अलग कहानी है। जी, मुझे थोड़ा-सा मैं कहानी। रिटायर हुआ नहीं, मुझे रिटायर कराया क्यों गया सर है। इसका क्या कारण हुआ? अब इसका कोई ये रीज़न होगा? हाँ, देखिए जब होता है ना कि काले कौवों के बीच यदि एक सफ़ेद कौवा आ जाता है ना, तो सब उसको चोंच से मार देते हैं, जान ले लेते हैं। तो सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि यदि पूरे भ्रष्ट सिस्टम में कोई ईमानदार अफ़सर आ जाता है ना, तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं भी शुरू से माफ़िया से लोहा लेता रहा। मैंने अपना प्रमोशन भी लिया तो मैं 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई लेके सुप्रीम कोर्ट में केस जीत कर मैंने प्रमोशन लिया। मैं एसपी रैंक के बाद मैं सीधे मुझे आईजी का वेतनमान मिला। मैं कभी डीआईजी के वेतनमान में नहीं रहा। 10 साल तक मैं लड़ा और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला किया और तब मुझे आईजी का वेतनमान मिला। उसके बाद फिर सरकार को कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं था तो मुझे ये कहकर रिटायर करा दिया गया समय से पहले कि इनको लोकहित में रिटायर कराया जाता है, पब्लिक लोग इंटरेस्ट में, लोकहित में। हुँ। तो वही मैं केस लड़ रहा हूँ कि भई बताया जाए और कितना समय पहले ही रिटायर करा दिया गया सर? कुछ साल पहले रिटायर करा दिया गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं फिर सर्विस में लौटूँगा, मैं दोबारा लौटूँगा क्योंकि मेरा जो पक्ष है, न्यायिक पक्ष है वो बहुत मज़बूत है और आज ना कल अदालत में मेरी जीत होगी। जी। सर आप अपने पूरे सर्विस के दौरान कोई ऐसा किस्सा हो जो अभ्यर्थी को सुनाना चाहें जो हो? अब एक किस्सा मैं क्या कहूँ एक देखिए ही जो थोड़ा-सा प्रेरणादायक हो कोई? अब प्रेरणादायक तो मैंने देखिए मैंने ट्रेनिंग के दौरान मैंने कश्मीर में ड्यूटी की जी। है ना? मैंने कश्मीर में 96 वाला जो चुनाव हुआ था कश्मीर में, वो चुनाव मैंने कराया था। अभी तो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी झूठी फ़िल्में बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा फ़िल्में बना रहे हैं। मैंने तो कश्मीर की गलियों में, श्रीनगर की गलियों में मैंने AK-47 लेके खुद पेट्रोलिंग की है। 96 का चुनाव मैंने करवाया है। इस पर तो मैं चाहूँगा कि एक अलग से आप मेरा कभी इंटरव्यू कीजिए क्योंकि वो बहुत सारी प्रेरक बातें हैं और उस पर मैं अलग से बोलना चाहूँगा। ठीक जी। है। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी धन्यवाद।